अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज़ को आज JIT ने तलब कर रखा था। 6 अरकान पर मुश्तमिल JIT ने 28 मई को उन्हें अपनी कंपनियों और प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की थी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी बड़ी तादाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद थे। नाज़रीन, आज मैं जिनको अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, इलियास गफूरी साहब, और मैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ जानने के लिए कि JIT का फ़ैसला क्या मुतवक्का है, हुसैन नवाज़ की जो पेशी आजकल हो रही है उसके हवाले से उनका क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है इलियास गफूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये बताएं कि JIT में नवाज़ पेश हो रहे हैं, आज दूसरी पेशी थी, तो आपको क्या लगता है कि हुसैन नवाज़ उन तमाम दस्तावेज़ात और सबूत से सेटिस्फाई कर सकेंगे JIT को? जी, ये हुसैन नवाज़ के लिए बड़ा मुश्किल, मेरे नज़दीक बड़ा मुश्किल है उनको सेटिस्फाई करने का। बिल्कुल जी। अच्छा, ये तो मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। तो आप मुझे बताएं कि आप अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें तो क्या JIT का फ़ैसला शरीफ फैमिली के हक़ में आएगा या ख़िलाफ़ आप मुतवक्का कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर मियाँ साहब के खिलाफ ही नज़र आता, खिलाफ ही नज़र आता है। अच्छा हाँ जी, ये फैसला उनके खिलाफ नज़र आता है। तो अब इलेक्शंस आ रहे हैं सर पर और JIT का फैसला उससे पहले मुतवक्का है, तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ अपना टेन्योर कंप्लीट कर सकेंगे? जी, नवाज शरीफ साहब अपना टेन्योर नहीं, नवाज शरीफ साहब का जब फैसला खिलाफ आएगा तो नवाज शरीफ साहब का मेरे नज़दीक तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि टेन्योर वो कम। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि इसके बाद और कोई कमेटी नहीं बनेगी? जी जी नहीं, और कोई कमेटी नहीं बनेगी, ये फाइनल अच्छा कमेटी होगी। अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी। तारिक जमील साहब जो हैं उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी और उनकी फैमिली की तरफ से भी अपील की गई थी कि दुआएं करें, तो आप क्या देख रहे हैं? ये मैंने अपना मोहतरमा 31 मार्च को ही अपना ना ट्विटर के ऊपर तारिक जमील साहब के मुतालिक बताया था कि उनकी सेहत को भी ख्याल रखे कि उनके सितारे इस वक्त गर्दिश में है। अच्छा। और ये कम अज़ कम अगस्त तक जो है ना उनको मुहतात रहना चाहिए। अच्छा। सेहत के वाले से भी हाल लिहाज। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इलियास गफूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने तारिक जमील के हवाले से भी हमें बताया। तारिक जमील आपको बताते चलूँ कि कनाडा में एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी कुछ तबीयत नासाज हो गई, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी एक वीडियो कॉल में भी किया, जिसमें उन्होंने दुआओं की भी कह सकते हैं आप दुआओं की अपील की और उनकी फैमिली ने भी दुआओं की अपील की कि दुआएं की जाएं और सेहत के लिए उनकी अल्लाह ताला से दुआएं की जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे JIT के हवाले से, तो आसिफ करमानी का ये कहना था कि हुसैन नवाज़ तमाम कागजात लेकर आए हैं और वो तमाम सवालात के जवाब देंगे। जिन मेम्बरान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इस तहकीकात से ख़ुद को अलहदा कर लेना चाहिए था और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी वाज़ेह रही कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साहबजादे यानी हुसैन नवाज़ ने पनामा केस की तहकीकात करने वाले JIT के 2 अरकान पर एतराज़ात उठाए थे। हुसैन नवाज़ का एतराज़ था कि SECP के नुमाइंदे बिलाल रसूल की सियासी वाबस्तगियाँ हैं। बिलाल रसूल PTI रहनुमा मियां अजहर के भतीजे हैं और सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद बिलाल रसूल मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं। बिलाल रसूल की अहलिया भी PTI की मुतहरिक कारकुन हैं। स्टेट बैंक के आमिर अजीज़ पर हुसैन नवाज़ का एतराज़ ये था कि मुशर्रफ दौर में आमिर अजीज़ हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तहकीकाती टीम में शामिल थे। आमिर अजीज़ ने तहकीकात के दौरान वज़ीर आज़म के कज़न तारिक शफ़ी को धमकाया और पनामा केस में बयान हल्फी वापस लेने के लिए भी कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हुसैन नवाज़ के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए पनामा केस में JIT को काम जारी रखने की हिदायत की थी। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि किसी ठोस सबूत के बगैर JIT का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा। शकूक की बुनियाद पर किसी को JIT टीम से नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसा किया तो फिर तहकीकात के लिए आसमान से फरिश्ते बुलाने पड़ेंगे। अदालत ने कहा कि हमाद बिन जासिम पेश ना हुए तो कतरी ख़त रद्द हो जाएगा। जी, इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, रमज़ान को के मजहबी त्यौहार है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ ख़ित्तों में इसे मुख्तलिफ रसूम व रिवाज और रिवायात के साथ मनाया जाता है। आइए आज दुनिया भर में रमज़ान की रिवायतों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली जो रिवायत सामने आती है वो है तोप दागना।
सहर अफ्तार के वक्त तोप दागने की रिवायत कई ममालिक में है। मिस्र में रिवायत है कि एक जर्मन मुलाकाती ने ममलूक सुल्तान अल ज़हीर सैफुद्दीन को एक तोप तोहफतन पेश की। सुल्तान के सिपाहियों ने यह तोप शाम के वक्त चलाई। रमज़ान मुबारक का महीना था और इत्तेफाक से अफ्तारी का वक्त था। शहरियों ने यह तसव्वुर किया कि ये इनको अफ्तार के वक्त से आगाह करने के लिए हैं, जिस पर उन्होंने रोज़ा खोल लिया। जब सुल्तान के हवारियों को ये अदराक हुआ कि रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी और अफ्तारी के वक्त तोप चलाने से उनकी शोहरत में इजाफा हुआ है, तो उनको ये रिवायत जारी रखने का मशवरा दिया गया। आने वाले वर्षों के दौरान इसने ख़ास मकबूलियत हासिल कर ली और दुनिया के मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक ने भी इसे इख्तियार कर लिया। तुर्की में मुख्तलिफ शहरों की बुलंद तरीन पहाड़ी से मुकर्ररा वक्त पर रमज़ान तोप चलाई जाती है, जो रोज़ा खुलने का ऐलान होता है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी सहरी के वक्त तोप चलाई जाती है। जी, दूसरी जो रिवायत हमारे सामने आ रही है वो है मनादी कराना। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मुसलमानों की अव्वलीन मुसाहिराती यानी मनादी करने वाले हज़रत बिलाल हबशी थे, जो इस्लाम के पहले मौज़िन भी थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल की जिम्मेदारी लगाई कि वो अहले ईमान को सहरी के लिए बेदार करें। मक्का मुकरमा में मुसाहिराती को जमजमी कहते हैं। वो फ़ानूस उठाकर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों के चक्कर लगाता है ताकि अगर कोई शख्स आवाज़ से बेदार नहीं होता तो वो रोशनी से जाग जाए। सूडान में मुसाहिराती गलियों के चक्कर लगाता है और इसके साथ एक बच्चा भी होता है जिसके हाथ में उन तमाम अफराद की फहरिस्त होती है जिनको सहरी के लिए आवाज़ देकर उठाना मकसूद होता है। मिस्र में सहरी के वक्त देहातों और शहरों में एक शख्स लालटेन थामे हर घर के सामने खड़ा होकर उसकी रिहायशी का नाम पुकारता है या फिर गली के एक कोने में खड़ा होकर ड्रम की थाप पर हम्द पड़ता है। इन अफराद को अगरचे कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन माह रमज़ान के अख्ताम पर लोग उन्हें मुख्तलिफ तोहफे हैं। अगली जो रिवायत हम अभी डिस्कस करेंगे वो है रमज़ान के खेमे। सऊदी अरब में रमज़ान खेमों की तनसीब अमल में आती है, जहाँ हर मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं। ये रिवायत रूस में भी कायम है। मुल्क के मुफ्ती कौंसिल की जानिब से मॉस्को में इज्तिमाई अफ्तार के लिए रमज़ान खेमे का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब में ऐसी बहुत सी रवायात हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं या उन पर दूसरी सखावतों का गहरा असर है। लोग घरों पर फानूस या बल्ब लगाते हैं, दुकानों पर भी खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं ताकि रमज़ान मुबारक का जोशो वलवला नजर आए। इसके अलावा अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की में अफ्तार के वक्त मसाजिद की बत्तियां रोशन कर दी जाती हैं जो सुबह सहरी तक रोशन रहती हैं। जदीद असरात और यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ होने के बाद तुर्की में दूसरे ममालिक की तरह रमज़ान के दौरान रेस्टोरेंट्स या होटलों के बंदिश का कोई कानून नहीं है और ना ही रमज़ान के दौरान अवामी मकामात पर खाने पीने की ममानियत है। ईरान में अफ्तारी कुछ मखसूस अशिया से की जाती है, जिनमें चाय, एक ख़ास तरह की रोटी जिसे नून कहा जाता है, पनीर, मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ, खजूर और हलवा शामिल है। इसके अलावा मलेशिया में ज़्यादातर रोज़ादार नमाज तरावी के बाद रात के खाने मूरे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिनमें रिवायती पकवान और गर्म चाय शामिल होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो रमज़ान और मुबारक के दौरान औकात कार कम कर दिए जाते हैं। यहाँ रात भर रमज़ान मार्केट खुली रहती है। नाज़रीन, अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।